हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, तो आज अपना लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो देखिए, जितना मतलब जो भी 10th पास करके जो 11th 12th में स्टूडेंट जाता है, उस सबका सपना होता है कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए, ऑर्गेनिक का कोई ना कोई रिएक्शन को हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करना सबका सपना होता है। ठीक है, तो चलिए आज अपना लोग इसी सपना को पूरा करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप है, कुछ चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ फंडामेंटल चीज़ है जो कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज अपना लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें अपना लोग सीखेंगे कि एरो चलाना कैसे, एरो कैसे चलाया जाता है, एरो चलाने के लिए अपना लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कि इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है। इसमें जो अपना लोग फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो पढ़ेंगे, क्या सब पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखिए। पहला टॉपिक है कि GOC। ठीक है, GOC स्टैंड्स फॉर होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, GOC स्टैंड्स फॉर क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना लोग कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना लोग कुछ ऐसे चीज़ के बारे में समझेंगे जो कि अपना लोग को ज़रूरत पड़ेगा इस ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना लोग क्या करेंगे? कुछ टूल्स सीखेंगे या फिर आप उसको कॉन्सेप्ट कह लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, जैसे ही अपना लोग GOC पढ़ लेंगे तो GOC पढ़ने के बाद अपना लोग सीखेंगे क्या चीज़? रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। क्या जानेंगे अपना लोग? किसके बारे में जानेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपना लोग किसके बारे में सीखेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। देखिए, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? तो जैसे देखिए, अपना लोग कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट्स के बाद रिएक्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले क्या होता है? बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनता है। क्या होता है? बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनता है, जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। और चूंकि आप जानते हैं कि ये रिएक्शन के बीच में बनता है, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं, ये क्या होगा? कम स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब रिएक्शन के दौरान बनेगा, जो कि कुछ समय के लिए बनेगा। आप बोलिएगा सर ये कितना समय के लिए बनेगा? तो देखिए, इसका लाइफ टाइम जो होता है ये क्या होता है? 10⁻⁻⁶ सेकेंड के आसपास होता है। ठीक है, तो ये इतना कम समय के लिए बनता है। ठीक है, तो ये आपको क्या पता चला कि ये रिएक्शन के दौरान बनता है। ठीक है, और एक बात, ये चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, आपका प्रोडक्ट भी उतना ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो अपना लोग क्या करेंगे? इसके स्टेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। इसके स्टेबिलिटी को मतलब इसके स्टेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। इसके स्टेबिलिटी को अपना लोग पता लगाएंगे, किस रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो इसके स्टेबिलिटी को जानने के लिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी का पता लगाने के लिए, ठीक है, इसी के लिए अपना लोग को यहाँ पर कुछ टूल्स का जो जरूरत पड़ता है, इसी के लिए यहाँ पर जो अपना लोग कुछ टूल्स सीखेंगे, वो टूल्स अपना लोग को ये हेल्प करेगा, इसके स्टेबिलिटी को जानने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए कैसे लिंक हुआ। यहाँ पर जो अपने लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टूल्स या कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट अपना लोग को क्या करेगा? हेल्प करेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए। ठीक है, कि कौन सा इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। इस चीज़ को अपना लोग पता कैसे लगा पाएंगे? उसके लिए अपना लोग को यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके हेल्प से। ठीक है, और लास्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है वो? रिएक्शन
मैकेनिज्म। क्या है वो? रिएक्शन मैकेनिज्म। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या मतलब हुआ इसका? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या मतलब हुआ इसका? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जैसे मान लीजिए अपना लोग कोई रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन का जो स्टेप, रिएक्शन में कुछ स्टेप होगा, तो उस हर एक स्टेप के बारे में, जो हर एक उस स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन को अपना लोग प्रोसीड करेंगे, तो वही स्टेप जो प्रोसीड करेंगे तो उसी स्टेप के बारे में ये हमको बताएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में वही हर एक स्टेप बाय स्टेप जानने को मिलता है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए, ठीक है, और उसके बाद अब अपना लोग स्टार्ट करेंगे GOC, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या जानना जरूरी है कि ये GOC और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बीच में आपको ब्रिज बनाने के लिए आना चाहिए। मतलब कि ये कह रहे हैं कि आप जो GOC पढ़ रहे हैं, GOC पढ़ने के बाद जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट का यूज आप यहाँ पे कर पाएँ, इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को यूज कर पाए। या फिर मान लीजिए आप जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लीजिएगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट आप इसमें कैसे यूज कर पाइएगा, तो ये ब्रिज बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि बहुत स्टूडेंट ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन नहीं कर पाता है। वहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट अगर मान लीजिए GOC पढ़ा हुआ रहता है तो कुछ ये नहीं पढ़ता है, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ये पढ़ा हुआ रहता है तो कुछ ये नहीं पढ़ता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत स्टूडेंट पढ़ा हुआ ही नहीं रहता है। इसीलिए क्या होता है कि आगे जाके जब वो डायरेक्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन करने के लिए भिड़ जाता है तो उसको क्या होता है, वो मतलब उसको रटना पड़ जाता है, या रटता है फिर भूल जाता है, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन उसको क्या होता है, हार्ड लगने लग जाता है। तो अपना लोग क्या करेंगे, एक मतलब क्रम में चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले अपना लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, ठीक है, और इन दोनों को पढ़ने के बाद अपना लोग क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अपना लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि अपना लोग को किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलिए आप इसको पहले लिखिए और फिर अपना लोग GOC स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, ठीक है। तो GOC में अपना लोग देखते हैं, देखिए जैसे अपना लोग GOC में सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसे अपना लोग इसमें मतलब जनरल बातों के बारे में अपना लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो यूज होने वाला जनरल बातें हैं उसके बारे में अपना लोग अभी पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन से पहले एक मतलब केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है, जैसे अपना लोग कोई भी केमिस्ट्री का जो कोई भी रिएक्शन अपना लोग करते हैं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन जो करते हैं तो उसमें अपना लोग क्या देखते हैं, उसमें अपना लोग सिंपल क्या देखते हैं कि एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपना लोग को क्या देखने को मिलता है कि ये जो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है। मतलब अपना लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है, नहीं मतलब रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करता है, और यहाँ पर क्या होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में। तो आप क्या बोल सकते हैं, फॉर्म्ड न्यू बॉन्ड। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। ये तो सिंपल मतलब केमिस्ट्री के रिएक्शन में अपना लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये तो बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ये बात कंप्लीट सच नहीं, ये अधूरा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये जो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये अधूरा का पिक्चर है इसका, ठीक है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ये जो आपका रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक को अपना लोग बोलते हैं क्या चीज, सबस्ट्रेट, एक को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको अपना लोग क्या बोलते हैं, अटैकिंग
रिएजेंट, दूसरा पार्ट को क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अब देखिए आगे पहले आपको फॉर्मेट बता देते हैं, फिर एक एक करके सबको समझाएंगे। और एरो पर जो है, एरो पर अपना लोग लिखते हैं किसको, सॉल्वेंट को। एरो पर किसको लिखते हैं, सॉल्वेंट को। ठीक है, अब यहां से ये रिएक्शन दो तरीके से प्रोसीड कर सकता है। यहां से ये रिएक्शन जो है दो तरीके से प्रोसीड कर सकता है। एक को बोलते हैं क्या चीज, ट्रांजिशन स्टेट, एक को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और दूसरा को बोलते हैं क्या चीज, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, और ये दोनों रास्ते से अपना लोग को जो फाइनली मिलता है वो क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक चीज को अपना लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे देखिए आप बोलिए सर ये सबस्ट्रेट होता क्या है, नहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सबस्ट्रेट क्या होता है। तो देखिए अपना लोग जो ये 11th में जो कुछ चैप्टर पढ़े हैं या मान लीजिए पढ़ेंगे, ठीक है, हो सकता है बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ा हो, तो देखिए सिंपल सी बात है, 11th और 12th का जो केमिस्ट्री का बुक है उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है, ठीक है, चाहे वो आपका पहला चैप्टर हाइड्रोकार्बन ही क्यों ना हो, ठीक है, या मान लीजिए अगर आप 12th में आते हैं तो 12th में भी चैप्टर सब है, एल्काइल हैलाइड चैप्टर है जिसको आप हेलो एल्केन बोलते हैं। दूसरा चैप्टर देखिएगा तो एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर है। तीसरा चैप्टर कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, एस्टर वाला चैप्टर है, नहीं उसके बाद और कौन है, एमाइन वाला चैप्टर है। तो ये जितना भी आप चैप्टर देख रहे हैं 11th और 12th में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो हर एक चैप्टर आपको सबस्ट्रेट ही है। क्या है वो, सबस्ट्रेट है। क्या बोल रहे सिंपल आप बोलिए तो, जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। फिर एल्काइल हैलाइड में एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया। जितना भी ऑर्गेनिक, सिंपल बोलिए जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा। मतलब आप सिंपल भाषा में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, हमारे चैप्टर कौन सा चैप्टर, 11th प्लस 12th का जो भी चैप्टर है वही क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, जो भी 11th और 12th का चैप्टर है वही क्या है, सबस्ट्रेट है। अब बात आता है कि सर ये अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, बात आता है कि सर ये अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। तो देखिए अटैकिंग रिएजेंट का काम होता है अटैक करना। क्या काम होता है उसका, अटैक करना। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट का क्या काम होता है, अटैक करना। तो किस पर अटैक करेगा, तो वो सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। ठीक है, अब देखिए अब बात आता है कि सर अटैक करेगा तो इसे तो हवा में तो अटैक नहीं कर देगा, अटैक करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं तो मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो इस आवाज़ को, साउंड को आप तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मीडियम का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, तो एयर यहाँ पे मीडियम का काम कर रहा है। उसी तरह से अटैकिंग रिएजेंट को इस सबस्ट्रेट पर अटैक करने के लिए, क्या बोल रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट को इस सबस्ट्रेट पर अटैक करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है। क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, मीडियम का जरूरत पड़ता है। और यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है ये उसको मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या चीज, मीडियम प्रोवाइड करता है। किसको, अटैकिंग रिएजेंट और सॉल्वेंट को। समझ रहे हैं बात को, अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट को क्या करता है, सॉल्वेंट मीडियम प्रोवाइड करता है। ये एक मीडियम का काम करता है, मीडिएटर का। ठीक है, मतलब कि आज के बाद आप जितना भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़िएगा, ठीक है, चाहे वो 11th का ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या फिर 12th का ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, आप जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़िएगा उसमें आपको हर एक रिएक्शन में सॉल्वेंट रहता है, हर एक रिएक्शन में सॉल्वेंट रहता है। फर्क क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको रिएक्शन में सॉल्वेंट दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा बातों पे, कभी कभी आपको रिएक्शन में सॉल्वेंट दिया हुआ रहेगा और कभी आपको रिएक्शन ये नहीं दिया हुआ रहता, मतलब आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे सॉल्वेंट है या नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको करना क्या है, जब भी आपको रिएक्शन में बता दिया जाएगा कि ये सॉल्वेंट है, ठीक है, जब भी आपको रिएक्शन में ये बता दिया जाएगा कि ये सॉल्वेंट है, तो उस टाइम आपको उस सॉल्वेंट का क्या यूज है,
ठीक है, इस रिएक्शन में यही सॉल्वेंट क्यों यूज किया गया है, इन सब बातों को आपको सोचना है। ठीक है, तब जाके आपका ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, और जब मान लीजिए सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, सॉल्वेंट मतलब रहता है लेकिन आपको मान लीजिए वहाँ पे नहीं क्लियर किया हुआ है, तो उस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उस टाइम उतना नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। अब एक बात और, यहाँ पर जो ये अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो अटैकिंग रिएजेंट किस पर, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, तो कैसे अटैक कर देगा, किस पार्ट पर अटैक करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उस बात को हम लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, इस सबस्ट्रेट को हम क्या किए, दो पार्ट में बांट दिए हैं। एक को ऐसे कर दे, रेड कलर से कर देते हैं, ठीक है, और एक को क्या कर देते हैं, ब्लू कलर से। दो पार्ट में बांट दिए सबस्ट्रेट को। अब आप ये मान लीजिए कि इस सबस्ट्रेट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। इस बात को आप स्टार में लिख लीजिए, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही अपना लोग को देखने को मिलेगा। आप लिख लीजिए स्टार में कि सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। ठीक है, ये चीज़ आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, आप लोग मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा जैसे जैसे लेक्चर के साथ, तो आपको ये चीज़ क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो सारा खेल क्या बोले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। तो ये सबस्ट्रेट में मान लेते हैं कि ये जो रेड कलर वाला है, ठीक है, ये जो रेड कलर वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो एक साइड कम होगा, मान लीजिए एक साइड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, क्या होगा, कम होगा, और दूसरे साइड मान लीजिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक कभी कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। ठीक है, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक ना, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आते हैं अटैकिंग रिएजेंट पर। तो अटैकिंग रिएजेंट भी अपने पास दो टाइप का होगा। ठीक है, एक वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। ठीक है, और एक वो अटैकिंग रिएजेंट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है। अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप का होगा, एक होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। दो टाइप का हो गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, ध्यान दीजिएगा, जिस अटैकिंग रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उसको अपना लोग बोलेंगे क्या चीज़, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, तो तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या चीज़, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपको अभी पढ़ा रहे तो ये लास्ट हो गया, ये चीज़ बार बार आएगा। अगर आपको उतना क्लियर अभी नहीं हो रहा तो फिर आगे ये क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ फिर से आएगा। ठीक है, अभी बस एक तरह से इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, ये चीज़ बार बार आपके सामने आते जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अटैकिंग रिएजेंट का काम क्या है, सबस्ट्रेट पर अटैक करना। ठीक है, तो अब अपना लोग क्या करेंगे, इस सबस्ट्रेट में अपना लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लगाएंगे। क्या करेंगे, सबस्ट्रेट में सबसे पहले अपना लोग सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लगाएंगे। और जैसे ही सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लगाएंगे, तो सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लगाने के लिए अपने पास एक जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सॉरी, सबस्ट्रेट में कैसे अपना लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लगाएंगे, उसके लिए अपने पास एक जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट है। जिस जुगाड़ या कॉन्सेप्ट को अपना लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, उसको बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
ठीक है। तो मान लीजिए कि अपना लोग इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से, ध्यान दीजिएगा बातों पे, मान लीजिए कि अपना लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता लगा लिए। ठीक है, क्या किया, पता लगा लिए, और पता लगाने के बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो उस टाइम जो अटैकिंग रिएजेंट आएगा अटैक करने के लिए वो कौन सा आएगा, ज्यादा वाला। ध्यान दीजिएगा बातों पे, अगर सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला आएगा अटैक करने के लिए, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, कम वाला। देख रहे, अपोजिट वाला अटैक करने के लिए आता है। अगर इसीलिए बोल रहे हैं आपको, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो कम वाला अटैक करेगा, जब कम होगा तो ज्यादा वाला अटैक करेगा। और अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट इस पे अटैक करेगा तो कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब या तो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेगा और या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट से गुजरेगा। आपको पता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत कम टाइम के लिए बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, उतना स्टेबल नहीं होता है। फिर भी कितना भी कम हो, फिर भी देखेंगे ना कि उसी कम स्टेबल में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। समझ रहे बात को, ये बहुत कम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। ध्यान दीजिए बातों को, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है। लेकिन फिर भी अपना लोग का ये लालसा रहेगा ना कि इतना कम स्टेबल है, लेकिन उसी में अपना लोग सोचेंगे ना कि इसी में से कौन कितना ज़्यादा देर के लिए बनता है। ठीक है, ठीक समझ रहे बात को। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे बात को, तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट से आगे बढ़ेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर ट्रांजिशन स्टेट से। ठीक है, तो ये सब चीज़ और अपना लोग फिर से देखिए, एक दिन में ये सारा कॉन्सेप्ट सिखाना मुश्किल हो जाएगा, एक दिन में आपको सारा कुछ नहीं सिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो फिर से ये चीज़ आप लोग धीरे धीरे समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी अपना लोगों ने क्या देखा, अपना लोगों ने ये देखा कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो उसमें जो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी जो रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट होता है उसमें क्या होता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर मान लीजिए अंदर में कुछ होता है, और उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन के दौरान बीच में कुछ चीज़ बनता है जिसको अपना लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपना लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट अपना अभी क्या बोले आपको कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए बनता है। रिएक्शन आप वैसे सोचिए कि रिएक्शन के दौरान बनता है तो कुछ ही टाइम के लिए बनता होगा, क्योंकि अपना लोग को प्रोडक्ट तो बनाना है। ठीक है, रिएक्शन के बीच में ये बनता है, और फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए उन सभी बातों को छोड़ते हैं और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताते हैं जो कि आपको आगे ज़रूरत पड़ेगा। ये जो बॉन्ड ब्रेक है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या बोल सकते हैं आप, एक हेडिंग डाल दीजिए, बॉन्ड ब्रेकिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी बॉन्ड ब्रेकिंग को, ठीक है, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है इसको अपना लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज़, बॉन्ड क्लीवेज। क्या जानते हैं, बॉन्ड क्लीवेज के नाम से। क्लीवेज का मतलब होता है टूटना। ठीक है, जैसे ब्रेकिंग का मतलब अपना लोग जानते हैं टूटना, तो क्लीवेज का भी मतलब होता है टूटना। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल है तो उसमें बॉन्ड तो होगा ही। ठीक
ठीक है। तो बॉन्ड जो टूटेगा तो बॉन्ड टूटने का जो तरीका होगा, तो बॉन्ड दो तरीका से टूटता है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड यहाँ पे दो तरीका से टूटता है, ठीक है। बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है यहाँ पे दो तरीका से होता है। एक होता है क्या चीज, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोल रहे हैं, एक होता है होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा होता है हेटेरोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोल रहे हैं, एक होता है होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज और दूसरा होता है हेटेरोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जो होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज है इसको अपना लोग होमोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस। और ये जो हेटेरोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज है इसको अपना लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइसिस। क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइसिस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। होमोलैटिक यानी कि यहाँ पर वर्ड आया है क्या चीज, होमो, यहाँ पर देखिए होमो, और यहाँ पर क्या वर्ड आया है, हेटेरो। तो आप पहले से भी जानते हैं कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम, बराबर। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, नहीं मतलब डिफरेंट मतलब एक के पास कम तो दूसरे के पास ज़्यादा। यही मीनिंग आप लोग समझते हैं, बचपन से समझते आ रहे हैं। जैसे आप जब मान लीजिए 9th 10th में होंगे तो वहाँ पर पढ़े होंगे क्या चीज़, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ठीक है, वर्ड वही है, वर्ड का मीनिंग वही है। जैसे यहाँ पर होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज है, मतलब बराबर बराबर बॉन्ड क्लीवेज होगा, मतलब दोनों, एक मॉलिक्यूल ए है दूसरा मॉलिक्यूल बी है तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। अब क्या मिलेगा, तो आप सोचिए कि बॉन्ड क्या चीज़ से मिलके बना होता है। कोई भी जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो क्या चीज़ से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बनता है। क्या बोलते हैं आप कि जैसे मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बात तो आप जानते हैं। नहीं, कोई भी जो बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। चलिए तो लाइट आ गया। तो क्या पढ़ रहे थे अपना लोग, यहाँ पे देख रहे थे कि मतलब जैसे कोई भी मॉलिक्यूल जो है बॉन्ड बनाता है तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ता है। यही अपना लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज जब होगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो वो जो बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको अपना लोग एक और नाम से जानते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम का था उसको मिल जाएगा। ये आपको हम लिख के भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, ठीक है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी चीज़ को अपना लोग देखते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसी चीज़ को अपना लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, क्या बोले थे, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस में क्या बोले कि ये बराबर बराबर भाग में बढ़ जाए। जैसे देखिए बॉन्ड है तो बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ए का होगा, मतलब ए और बी दोनों का इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्डिंग में। तो क्या होगा होमोलाइसिस में, बी का इलेक्ट्रॉन बी को मिल जाएगा और ए का इलेक्ट्रॉन ए को मिल जाएगा। मतलब ये इसमें ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ए पर फ्री रेडिकल प्लस बी पर फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है। वहीं पर हेटेरोलाइसिस में क्या होगा, ए और बी है यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान दीजिएगा बात पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जो है ये कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी जो है वो ज़्यादा है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या बोल रहे हैं, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ए का, यहाँ पर ये ए का इलेक्ट्रॉन है तो बी अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा ही, ध्यान दीजिएगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा ही, ए का भी इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ले लेगा। तो इसके कारण से क्या होगा, ए पर आएगा पॉजिटिव क्योंकि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, और बी पर आएगा निगेटिव क्योंकि बी ने ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। एक बात और, इस निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए कैसे, एक इलेक्ट्रॉन तो बी का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए का है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर होमोलाइसिस हो रहा है, तो होमोलाइसिस होने के लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशन का जरूरत पड़ता है। क्या कंडीशन, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो ए का है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो बी का है वो दोनों लगभग या तो कंप्लीटली बराबर होगा या फिर लगभग बराबर होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो, यानी कि लगभग क्या हो, बराबर हो, तो क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस यानी कि बराबर नहीं हो, यानी कि डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो, तो क्या होगा, हेटेरोलाइटिक होगा। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड के लिए भेजिए, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, जो अभी आपको समझना वो समझिए। तो यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा होगा, जिसका वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बोल रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो ए है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और यहाँ पर जो ये बी है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। समझ रहे हैं बात आप, ठीक है। अब एक बात और, यहाँ पर अपना लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बन का केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मान लीजिए कार्बन का ही बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ पर जो बनेगा होमोलाइटिक में, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन या होमोलाइसिस में क्या होगा, यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। और यहाँ पर जो एक पे आ रहा है प्लस चार्ज यानी कि कैटायन, दूसरे पे आ रहा है माइनस चार्ज यानी कि एनायन, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा, एक बनेगा क्या चीज, कार्बो कैटायन, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन का केमिस्ट्री है, तो अपना लोग पढ़ेंगे कार्बो कैटायन के बारे में पढ़ेंगे। एनायन बन रहा है यानी कि कार्ब एनायन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। जब ध्यान दीजिएगा बात पे, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा यानी कि हेटेरोलाइसिस होगा तो कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन बनेगा। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन यानी कि होमोलाइसिस होगा तो कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। और एक बात, ये जो अपना लोग अभी जो नाम सुने, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, यही सब तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन के दौरान बनाना, देखिए ना, रिएक्शन के दौरान बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये सब चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, तो यही सब तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। समझ रहे बात, चलिए आप इसको लिख लीजिए, लिखिए तो इसे, चलिए। तो अब होमोलाइसिस होने के लिए, ठीक है, मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए जो कंडीशन होता है, अब अपना लोग उस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि होमोलाइसिस के लिए क्या कंडीशन होता है। अच्छा, होमोलाइसिस में क्या होता है, ये बात तो आपको याद है ना। इसमें क्या होता है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ रहता है, और जब होमोलाइसिस होता है तो क्या होता है, यहाँ से टूटता है, ए का इलेक्ट्रॉन ए को, बी का इलेक्ट्रॉन बी को, यानी कि ए पर फ्री रेडिकल और बी पर फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो कंडीशन है आप लोग लिखते जाइएगा साथ साथ, ये कंडीशन आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन है क्या चीज़, ये पहला कंडीशन है इन द प्रेजेंस ऑफ, लिखिए साथ साथ लिखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या बोल रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट दो टाइप का होता है, ये चीज़ आप आगे भी पढ़िएगा कि सॉल्वेंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट का कहने का मतलब हुआ जिसमें जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट कहने का मतलब हुआ जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। आप देख रहे हैं बात मैच भी कर रहा है, कैसे बात मैच कर रहा है, होमोलाइसिस में अपना लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट किसके प्रेजेंस में ये होमोलाइसिस होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। आप बोलिएगा कि सर कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल बताइए, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या होगा, लाइक बेंजीन। आपको फॉर्मूला तो याद है ना, क्या होता है, C6H6, मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है, सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा आपको ये CCl4। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज, कार्बन टेट्रा
क्लोराइड, ठीक है, CCl4, और क्या है CS2 है, और भी है तो उतना अभी लिखना नहीं है। चलिए, तो आपको क्या समझ में आया, एक तो ये होमोलाइसिस कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा कब होगा, दूसरा लिखिए, दूसरा कब होमोलाइसिस हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में भी आपको क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। याद रखिएगा इस बात को, सनलाइट जब भी दिया हुआ रहेगा रिएक्शन में तो क्या होने का चांस है, होमोलाइसिस होने का चांस है। सनलाइट को अपना लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HNu, क्या लिखते हैं, HNu, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई HIGH, हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ये सब क्या है, कंडीशन है। और भी कंडीशन है, एक इन वेपर फेज रिएक्शन, एक रिएक्शन है वेपर फेज रिएक्शन। चौथा क्या कंडीशन है, इन VAPOUR, वेपर फेज रिएक्शन, इन वेपर फेज रिएक्शन। ये जो वेपर फेज रिएक्शन है इसमें भी क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, ठीक है। तो पहले आप देखिए क्या बोले, नॉन पोलर सॉल्वेंट जब यूज करेंगे तब क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। दूसरा सनलाइट यूज करेंगे तब क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। वेपर फेज रिएक्शन में क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। उसके बाद अगला क्या होगा, पांचवा, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, PR, पर ऑक्साइड। आप लोग परऑक्साइड का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। परऑक्साइड का मतलब हुआ क्या चीज, ऑक्सीजन OO के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, OO के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसे आप एक एग्जांपल आप जानते हैं H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पर क्या होता है, HOOH, ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। एक और एग्जांपल है, जैसे ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं, फिर एक और O दे देते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, परऑक्साइड लिंकेज है। इस तरह से हो सकता है परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बोले, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब लास्ट जो है लिखिए, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल। लास्ट है ये क्या है, व्हेन अटैकिंग reagent is free radical, when attacking reagent is free radical। बात को समझिए यहाँ क्या बोल रहे हैं। देखिए होमोलाइसिस के दौरान क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बराबर भाग में बढ़ता है, जिसका जो है तो फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। तो अब वही बात बोल रहे हैं कि जब अटैकिंग रिएजेंट भी फ्री रेडिकल होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। आप याद रखिएगा अब कि फ्री रेडिकल बनाता है। क्या याद रखिएगा, फ्री रेडिकल बनाता है। अब देखिए एक शॉर्टकट है जिसको जो याद रखने में आपको हेल्प करेगा। क्या शॉर्टकट है, HELPR, हेल्पर। ये शॉर्टकट है, इससे आपको आसानी होगा याद रखने में। देखिए ये क्या है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ एक बात और, जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कीजिएगा तब भी जाके आपको क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा, यानी कि होमोलाइसिस होगा। सिंपल बात है। अब देखिए लाइट, ये क्या है, परऑक्साइड, और ये है रेडिकल मतलब कौन, फ्री रेडिकल। देखिए कितना सिंपल हो गया, हेल्पर, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड और फ्री रेडिकल, ठीक है। और उसके बाद आप बच कौन गया, ये वेपर फेज रिएक्शन। तो ये सब आप सिंपल है, याद कर लीजिएगा आप। तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, ये सब क्या है, कंडीशन है। चलिए एक चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्या चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, कि ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है A का, ठीक है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है किसका, B का, वो लगभग बराबर होगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों एटम का लगभग बराबर होता है। चलिए अब आप लिख लीजिए। चलिए तो अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं हेटेरोलाइसिस। क्या चीज, हेटेरोलाइसिस के लिए क्या कंडीशन है वो अपना लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हेटेरोलाइसिस के लिए सबसे पहला कंडीशन तो है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा बात को, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे B को मान लिया अपना लोग ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो B क्या है, A से इलेक्ट्रॉन ले लिया है,
चलिए अब बाकी कंडीशन देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हेटेरोलाइसिस हो रहा है। चलिए तो होमोलाइसिस में क्या अपना लोग लिखे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। होमोलाइसिस में क्या लिखे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। क्या बोल रहे हैं, होमोलाइसिस में इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहां पर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। वहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या था, बेंजीन, CH2, CCl4 ये सब था। यहां पर क्या होगा, लाइक H2O, वाटर, ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। एसीटोन, ACETONE, एसीटोन। एसीटोन का आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या चीज, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, एसीटोन हो गया। ठीक है, और भी है, और क्या है, ये CH3 COOH, और क्या है, HF, ETC कर लीजिए, बहुत हो गया। ये सब क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्या है ये सब, पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट जब भी रिएक्शन में दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। क्या होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। आप ये सब दिमाग में रखिएगा, माइंड में। जैसे आपको आपका नाम पता है वैसे ही आप ये भी याद रखिएगा कि क्या चीज, कि अगर पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन में दिया हुआ है तो क्या होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। क्या होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। चलिए दूसरा बात ये है कि देखिए वहां पर आप क्या जानते थे, हाई टेम्परेचर। वहां पे आप क्या सीखे थे, होमोलाइसिस के लिए क्या कंडीशन जानते थे, हाई टेम्परेचर। तो यहां पर क्या होगा, लो टेम्परेचर। यहां पर क्या होगा, लो टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, लो टेम्परेचर। एक और है, वहां पर आप क्या जानते थे होमोलाइसिस के केस में, कि फ्री रेडिकल जनरेट करता है। फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्या बन रहा है, आयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहां पर आयन जनरेट करेगा, आयन, यानी कि वहां पर बोले थे क्या चीज की, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल। तो यहां पर क्या बोलेंगे बताइए, यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे क्या चीज की, व्हेन अटैकिंग reagent is ion, when attacking reagent is ion। ठीक है, और लास्ट है एसिड बेस रिएक्शन। लास्ट कौन है, चौथा है एसिड बेस रिएक्शन। इन एसिड बेस रिएक्शन। तो चलिए आज यहीं पर छोड़ देते हैं। आज अपना लोग क्या सीखे वो बात आपको रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले तो अपना लोग ये सीखे कि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन को अपना लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को अपना लोग कैसे बना पाएंगे, क्योंकि ये तो सबका सपना होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करना। तो अपना लोग यहाँ पर देखें कि इस ऑर्गेनिक रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए अपना लोग को 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट, और तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अपना लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपना लोग कुछ टूल्स के बारे में सीखेंगे। जैसे आपको बता देते हैं क्या पढ़ेंगे वहाँ पे अपना लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस के बारे में, और क्या पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन के बारे में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ये सब अपना लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। और ये जो इफेक्ट है, ठीक है, ये किस तरह से अफेक्ट करेगा किसको, रिएक्शन इंटरमीडिएट को। ध्यान दीजिएगा बातों पे। आप अपना क्या बोले कि जीओसी में अपना लोग कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इस सब के बारे में पढ़ेंगे जीओसी में। और ये जो जीओसी में जो ये इफेक्ट है, कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो ये चारों इफेक्ट जो है किस तरह से इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट को अफेक्ट करेगा उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो अपना लोग पढ़े हैं, ये जैसे क्या होमोलाइसिस में क्या पढ़े थे, कार्बन फ्री रेडिकल। अभी अपना लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेटेरोलाइसिस। इसमें अपना लोग क्या जाने, इसमें आता है कौन, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन। तो ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को किस तरह से अफेक्ट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, तो वो सब अपना लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन वो सीखने से पहले अपना लोग एक चीज और देख लेंगे कि ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है,
कार्बो एनायन क्या होता है, ये सब चीज़ अपना लोग अगले लेक्चर के शुरुआत में ही सीखेंगे। और फिर बाद में अपना लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी कि कौन कौन सा फैक्टर कार्बन फ्री रेडिकल को अफेक्ट करता है, कार्बोकैटायन को अफेक्ट करता है और कार्ब एनायन को अफेक्ट करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग लिख लीजिए इसको और रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया।